नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं दिन का तमाम अहम खबरों का सबसे बड़ा और महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, हर A to Z की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसके चौथे दिन हंगामे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमा नहीं। आज शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला ध्यानाकर्षण की सूचना के द्वारा उठा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने यह मामला उठाया, कहा कि शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण की परंपरा बढ़ गई है। भविष्य में किसी योजना के लिए शासकीय जमीन की जरूरत पड़ी तो जमीन मिल नहीं पाई। साथ ही विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 1000 रोहिंग्या अवैध तौर पर छत्तीसगढ़ में बस गए हैं और इसे सिर्फ वोट से जुड़ा मसला मत समझिए, इसमें काफी दिक्कतें हैं। कांग्रेस के लोगों को जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह नया कानून लाया गया कि 152% पैसा देकर कोई भी जमीन का पट्टा अपने नाम बनवा सकता है। वहाँ के जो पटवारी हैं जायसवाल और आरआई सूर्यवंशी, दोनों को निलंबित किया गया है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और उधर अब जरा मध्य प्रदेश की ओर रुख करें तो बारिश के बाद में प्रशासन ने जितने दावे किए थे वो खुलकर सामने आ गए। कहीं साल भर से पहले बना पुल ढह गया तो कहीं पुल ना होने से जान जोखिम में डालकर लोगों को शव कंधे पर लेकर नदी पार करानी पड़ी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुलती जा रही। रायसेन के मंडीदीप हाईवे पर बना पुल का एक हिस्सा तेज बारिश में ढह गया, जिसका निर्माण बीते साल ही हुआ था, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते पुल पहली बारिश भी झेल नहीं पाया। इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कराया था। इधर मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर धांधली के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए घटिया निर्माण कार्य करा रही है। कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। बैनगंगा का पुल उनके 15 महीनों में ही बना और उन्हीं के शासन की पहली बरसात में वो ढह गया था। किस मुंह से बात कर रहे हैं? रही बात इस पुल की, तो निश्चित तौर पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सिवनी मालवा के पीपल ठोन गाँव में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी पर पुल न होने से बुजुर्ग महिला के शव को दूसरी ओर ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जब जल स्तर कम न हुआ तो लोगों ने कमर तक बह रहे पानी के बीच कंधे पर शव को रखकर नदी पार कराई। तो करोड़ों की लागत से बना पुल एक बारिश झेल नहीं पाया। बारिश में पुल भरभरा कर गिर पड़ा। आखिर इस घटना से क्या आप समझेंगे और किस स्तर के ऊपर आप इसे आंकेंगे, जरा इसको भी डिकोड कर लें। पहली बात जो साफ साफ दिखती वो ये कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और इसमें कोई भी स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा गया। कहने का मतलब यह कि पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार होने की पूरी गुंजाइश दिखी है। निर्माण से लेकर मॉनिटरिंग तक के ऊपर सवाल उठे हैं, अनदेखी हुई है साफ साफ। अब सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन सवाल यह है कि आप अगर पहले नजर रखते तो आज ये नौबत ना आती। आज पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जैसा होने वाला है। इंजीनियर्स को सस्पेंड करने के बाद में क्या ब्लैकलिस्ट किया जाएगा कंपनी को, क्या आगे उससे काम नहीं लिया जाएगा? क्योंकि पहले इसी कंपनी पर इसी तरह के आरोप लगे और उसके बाद फिर उसको इस निर्माण की इजाजत दी गई जो आज ढह गया और फिर वही सवाल उठा रहा है। चलिए अब खबर छत्तीसगढ़ से। आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी आज से 5 दिन की हड़ताल पर चले गए। शायद आपके भी कोई काम अटके होंगे और ऐसा अगले और 4 दिन तक जारी रह सकता है। सरकारी दफ्तरों में लटकते हुए ताले, प्रदर्शन करते कर्मचारी। आज से छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर चले गए। DA और HRA की मांग पर कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। कि हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी मांगे, वेतन विसंगति और अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति, उनको छोड़कर हमको महंगाई भत्ता और HRA के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के 80 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने इस हड़ताल में साथ दिया है। फेडरेशन के मुताबिक 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर शासन ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। यहाँ पर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं
तो हमें फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़ना होगा। आज हड़ताल का पहला दिन था। अभी 4 दिन और सरकारी दफ्तर में सन्नाटा रहेगा। देखना होगा कि शासन कर्मचारी अधिकारियों की मांग पर कब और क्या फैसला करता है। तो देखा आपने, पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा और अगले 4 दिन तक ऐसे हालात रहेंगे। कर्मचारियों की मांग और सरकार की मजबूरी, जरा इसको भी डिकोड कर लें। कर्मचारी लंबे वक्त से अपना डीए बढ़ाने, अपने अधिकार, अपने वेतनमान की विसंगति, इसको लेकर आंदोलन करते रहे और इस बार राज्य के तकरीबन सभी संगठन कर्मचारी जुड़े एक साथ आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार 5 दिन तक कामबंदी आंदोलन चलाने का फैसला हो चुका है। शुरुआत आपने देख ली। सरकार पर दबाव तो बनेगा ही, लेकिन अगर सरकार इनकी सुन ले, सरकार कर्मचारियों की मांग को मान ले, तो राजस्व के लिहाज से इसका असर तय है। सरकार की मजबूरी है कि वो डीए और एचआरए के लिए कहां से अतिरिक्त राशि लेकर आएगी, इसका इंतजाम उसको करना है, तभी वो इस पर शायद बातचीत करे। तो अब देखना यह है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच में समाधान कब निकलता है, कैसे निकलता है और किस दिशा में आंदोलन जाता है। लेकिन इन सब के बीच में 4 दिन तक कामकाज अगर आपको सरकारी दफ्तरों का हो तो पता कर लें और तभी जाएं। अब मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश की 52 जिला और जनपद पंचायतों में चुनाव तो हो गए, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर 29 जुलाई को चुनाव होना है। आगे बढ़ेगा यह चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी पर अध्यक्ष बनाने के लिए निर्वाचित सदस्यों को तरह तरह के ऑफर्स देने का, प्रलोभन का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायतों में अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस की ओर से तगड़ी बाड़ेबंदी चल रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर जिला और जनपद अध्यक्ष बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है। आरोप है कि अलग अलग शहरों में 15 लाख और स्कॉर्पियो से लेकर 80 लाख तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये हर जगह पैसा। कोई सा चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे एमएलए का हो। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस में ही खोट है। तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। जो बचे खुचे उनके समर्थक कहीं जीते हैं, तो शायद वो चाह रहे होंगे कि उनको कुछ मिल जाए और उनके भाव हम बता दें, तो बाजार में, मंडी में वो अपनी तरफ से भाव फेंक रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी समर्थित 386 सदस्य जीते हैं, जबकि करीब 100 ऐसे सदस्य जीते हैं जो ना बीजेपी से जुड़े हैं, ना कांग्रेस से। वहीं चुनाव की तारीख आने तक सभी सदस्यों को बाहर भेज दिया गया है। तो जनता की सेवा की, जन सेवा की सौगंध खाने वाले प्रतिनिधि किस पाले में जाकर खड़े होंगे, इसके लिए क्या उनको ऑफर्स का इंतजार है? क्या उन ऑफर्स में पढ़कर वो किसी एक दल या एक पक्ष का साथ छोड़कर, या जो पहले उन्होंने कहा था उससे अलग जाकर कदम उठाते हैं? जनता इस बात को अच्छी तरह डिकोड कर चुकी, इसलिए अब इसे अतिरिक्त डिकोड हम नहीं कर रहे। जनता समझती है कि उनके जनप्रतिनिधि कहां और क्यों जा रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। आज सदन में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था और एक मूक बधिर युवक की सरेआम हत्या, इसकी गूंज सदन तक सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायक ने इस मसले को सदन के भीतर उठाया, सूबे की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिया। बॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाले गैंगस्टर और डॉन जैसा बनने की चाहत, अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए एक नाबालिग लड़की ने युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। इसका वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वायरल वीडियो की तस्वीरों को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आरोपी लड़की को अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो चिलम और सिगरेट के छल्ले उड़ाते नजर आई। ये वाकया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ, जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी कांग्रेस ने पलटवार भी किया। अब इतना वेग आरोप को किस तरीके से उत्तर दिया जाए, अगर ये गंभीरता अगर प्रतिपक्ष में थी तो सदन प्रारंभ होने के पहले दिवस ही इस विषय पर स्थगन ला सकते थे। छत्तीसगढ़ में अपराधों में पूर्ण नियंत्रण है। हाल के कुछ महीनों की बात करें तो राजधानी समेत सूबे के अन्य कई इलाकों में तेजी से आपराधिक मामले बढ़े हैं, जो शासन प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं। एक लड़की के हाथों, वो भी एक नाबालिग लड़की के हाथों कत्ल का यूं सरेरा होना वाकई गंभीर चिंता का विषय। आखिर क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं, जरा इस बात को भी डिकोड करें। पहली जिम्मेदारी नाबालिग लड़की के परिवार की उठती, जो हर कोई कहता नजर आया, जो वक्त रहते अपनी बच्ची, कोई भी हो सकता उसकी जगह, उसमें सुधार नहीं ला पाए। आरोपी लड़की पहले भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रह चुकी है, इसकी फहरिस्त भी नजर आ रही है।
लेकिन उसे नाबालिग होने का हर बार लाभ मिला और उसके हौसले दिन ब दिन बढ़ते चले गए। वो इस घटना में भी स्पष्ट दिखा। वो चाकू लेकर सरेराह घूमने लगी। उसकी दोस्ती बदमाशों के साथ में। सोशल मीडिया पर भी आरोपी लड़की एक्टिव थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर उसकी हरकतों का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। कुल मिलाकर एक बेगुनाह व्यक्ति को व्यर्थ में अपनी जान गंवानी पड़ गई। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन चूंकि वो नाबालिग है तो उसका लाभ आरोपी लड़की को मिलेगा और इस बात से जो पीड़ित पक्ष है या पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनको भारी आपत्ति है। वो इस बात में आक्रोशित हैं कि आखिर कब तक अपराधियों को उसका लाभ मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और इस बार आपने देखा कि दलों की स्थिति क्या रही। मुद्दे अगर आप देखें तो विंध्य प्रदेश की मांग, इसकी अनदेखी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को अब की बार भारी पड़ती नजर आई। देखें आप। नगरीय निकाय चुनाव में अलग विंध्य प्रदेश की मांग ने असर दिखाया है। बीजेपी को रीवा, सीधी और सिंगरौली समेत शहडोल में भारी नुकसान उठाना पड़ा। रीवा में जहां मेयर की कुर्सी गंवानी पड़ी तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी नुकसान हुआ है। इधर मैयर नगर पंचायत में विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले कई प्रत्याशियों को जीत मिली। इस समीकरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी को नसीहत दे रही है। उनके विधायक मध्य प्रदेश में एक ऐसी मांग कर रहे हैं जिसको एड्रेस बीजेपी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर सबके साथ, सबको साथ में लेके विकास करेगी तो शायद इस तरह की मांगे नहीं उठेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी विंध्य प्रदेश की मांग को दरकिनार करने के चलते ऐसे नतीजों की संभावना को खारिज कर रही है। इस नगर निगम के चुनाव में अब नाली पानी और इसके चुनाव होते हैं, इस पर बाकी मुद्दों पर चर्चा करना मुझे लगता है ये उपयुक्त नहीं है। नतीजों के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो सकता है। तो वैसे मध्य प्रदेश के लोगों को पता है कि मांग नई नहीं है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ती दिखी। विंध्य वासियों के जहन में एक बार फिर यह सवाल भी उठा कि आखिर उनका पुराना विंध्य कैसा था। चलिए जरा इसकी भी याद दिलाते हैं, इसको डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, देश में कई अन्य राज्यों के साथ। इसके पहले विंध्य प्रदेश का अपना अस्तित्व था। नए प्रदेश के गठन के बाद से इसका अस्तित्व खत्म हुआ, यह डिसॉल्व हुआ और यह हिस्सा बना मध्य प्रदेश का। बघेलखंड, बुंदेलखंड के साथ अन्य कई क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाए गए। 1956 के पूर्व विंध्य प्रदेश 1951 में गवर्नमेंट ऑफ स्टेटस एक्ट के अंतर्गत पार्ट सी स्टेट था। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 60,000 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 35,75,000 हुआ करती थी। तब विंध्य प्रदेश में 8 जिले थे, जिनमें रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना, छतरपुर, दतिया और टीकमगढ़ शामिल थे। इसके अलावा गांव की कुल संख्या 12,776 थी। उस समय भी प्रदेश में 11 नगर पालिकाएं थीं। विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह ये हुआ करते थे। साल 1948 में जब विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई तब पहली बार अवधेश प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री वहां निर्वाचित किया गया। उनके हाथ में कमान थी। तो अब जो विंध्य प्रदेश है उसका स्वरूप निश्चित तौर पर पुराने वाले विंध्य प्रदेश की तरह संभवतः ना हो पाए, लेकिन ये कब तक आएगा, क्या इस मांग में कोई दम है, क्या इस पर कोई आगे जाकर एक बड़ी बहस डिबेट खड़ी होगी, ये भी देखना होगा। वैसे एक डिबेट आपने सुनी होगी, वो है नाम बदलने को लेकर। शहरों, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम समेत तमाम सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने की एक सियासी होड़ दिखती। नाम बदलने की राजनीति में कौन सा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक ज्यादा शहरों के नाम बदलकर आगे, जरा देखें। शहरों, रेलवे स्टेशन और स्टेडियम समेत तमाम सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नाम बदलने की राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश भले ही रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा शहरों के नाम मध्य प्रदेश में बदले गए। बीते 5 साल में देश के 5 राज्यों में 7 शहरों के नाम बदले, जिनमें से 42% शहर मध्य प्रदेश के हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नाम बदलने को लेकर दी गई एनओसी में ये जानकारी सामने आई। लोकसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में पता चला कि बीते 5 साल में मध्य प्रदेश के 3 शहरों के नाम बदले गए, जबकि एक कस्बे के नाम बदलने के प्रस्ताव को 2 महीने पहले भेजा गया। मध्य प्रदेश में जिन शहरों के नाम बदले गए उनमें बीरसिंहपुर पाली का नाम मां बीरासनी धाम हो गया, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया और बाबई सिटी का नाम माखन नगर हो चुका है। नाम बदलने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है।
एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज कस्बे का नाम बदलने की तैयारी कर ली है। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। तो कई लोगों को पता है, कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि मध्य प्रदेश सारे देश में अव्वल है जहां शहरों के नाम तेजी से बदले गए हैं और आगे भी बदले जा सकते हैं, क्योंकि कई प्रस्ताव। सवाल ये उठता है कि आखिर नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स है क्या? आखिर क्यों सरकारें शहरों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों के नाम बदलती हैं? चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहली बात यह कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारें नाम बदलने का फैसला करती आई। नया नाम जो भी रखा जाता है उसमें शहर की विरासत का ध्यान रखा जाता है। कई बार धार्मिक भावनाओं को सर्वोपरि रखकर नामकरण किया जाता है। नाम वाली पॉलिटिक्स का सीधा संबंध वोट बैंक की राजनीति से भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नाम बदलने का फायदा सियासी दलों को मिलता रहा है, तभी वो इतने विचार करते हैं। अंतिम बात यह कि कई बार सियासी दल अपने पार्टी या समाज के महान लोगों के नाम पर भी शहरों का या अन्य जगहों का नामकरण करते हैं, जो एक तरह से उन महापुरुषों को अपनी तरफ से समाज के उस वर्ग की तरफ से जोड़ने के साथ एक श्रद्धांजलि होती है। चलिए, तो अब ये जो श्रद्धांजलि है, ये जो नाम बदलने का सिलसिला है, ये आगे कहां ले जाता है, प्रदेश में कितने नगरों का नाम बदलता है और इसका कितना लाभ मिलता है? भोपाल के बरखेड़ा में रेलवे ट्रैक के पास बीटेक के छात्र की लाश के मामले में आज कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर निशांक राठौर की है, जो बीटेक का स्टूडेंट था और भोपाल में पढ़ाई कर रहा था। निशांक राठौर की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। कल शाम 7 बजे बरखेड़ा पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक लाश की सूचना मिली, जिसकी पहचान निशांक राठौर के तौर पर हुई। जो संदेश का आदान प्रदान हुआ है, उनके बारे में अभी और साक्ष्य एकत्रित करने की आवश्यकता है। संपूर्ण साक्ष्य उपरांत मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निशांक की मौत के बाद उसका मोबाइल कोई और चला रहा था। एक इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें निशांक की तस्वीर पर क्रॉस का चिन्ह बना था और सिर तन से जुदा करने का नारा लिखा था। बीती रात से निशांक के मोबाइल की घंटी तो बज रही है, लेकिन उसे कोई उठा नहीं रहा। वहीं आज निशांक का पोस्टमार्टम किया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ट्रेन से कटकर मौत की बात सामने आई है, जबकि परिजन कहते हैं कि निशांक की मौत के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट है। निशांक ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। पुलिस अब हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। तो निशांक राठौर की लाश मिलने के बाद जो मैसेज मिला है, इस मैसेज की हम चर्चा करें, जिसकी जांच जारी है। पूरे मामले में एक गंभीर बात की तरफ इशारा है। क्या ये बात है, जरा इसको डिकोड कर लें। जो मैसेज आया है उसमें सिर तन से जुदा का नारा लिखा है। ये वो नारा है जो उदयपुर में हत्या के बाद आरोपियों ने वहां लगाया था। यानी समाज में कट्टरपंथी सोच बहुत तेजी से फैल रही, जिस पर कैसे अंकुश लगाएं ये सरकारों को सोचना है, वो भी वक्त रहते। दूसरी बात, नूपुर शर्मा के समर्थन में बोलने वालों की लगातार होती हत्याएं ये बता रही हैं कि समाज में सहनशीलता की किस कदर कमी। सरकार को इस दिशा में निश्चित तौर पर कदम उठाने चाहिए। ये केवल परिवार की मांग नहीं है, सभी की मांग। चलिए, अब आज की सबसे अहम तस्वीर की बात। देश को 15वीं राष्ट्रपति मिल चुकी हैं। आज उन्होंने शपथ ले ली। तस्वीरें द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह की हैं। सुबह 10 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ लेने के ठीक बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद को संबोधित किया। स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इसके पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले राजघाट पहुंचकर मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ओडिशा से 64 खास मेहमान आए। शपथ के बाद खास मेहमानों के लिए लंच का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। इसके बाद सभी को पूरा भवन घुमाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में देश के सर्वोच्च पद के लोग शामिल हुए। राजनेता,
न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स। साथ ही समारोह के लिए द्रौपदी ने अपने खास लोगों को भी निमंत्रण देकर बुलाया। ओडिशा के मयूरभंज जिले से 64 लोग इस समारोह का हिस्सा बने। तो देश को नई राष्ट्रपति मिल चुकी हैं। उनका पहला संदेश भी देश के प्रति अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के प्रति समर्पित नजर आया। आज के लिए न्यूज रिकॉर्ड में इतना ही। बस जाने से पहले एक छोटी सी बात कहेंगे। आज के बड़ी खबरों में बच्चों के प्रति क्राइम बताते हैं कि बच्चों से रेगुलर बात करते रहना बहुत जरूरी। रिकॉर्ड में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।